हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकुरण एकेडमी में। आज जो जियोग्राफी की आपकी क्लास है वह है आपकी भारत में अपवाह तंत्र को लेकर के। मतलब इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भारत की नदियां हैं उनको हम, जो उत्तर भारत की नदियां हैं उन नदियों को हम 3 भागों में कंप्लीट करेंगे। पहला भाग होगा जहां पर हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में जो हमारी बहुत बड़ी नदी होती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो ये 3 उत्तर भारत में ये हमें क्या करना है, 3 नदी तंत्र होते हैं, इन तीनों नदी तंत्र को पढ़ना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, उन सभी नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी सिंधु नदी तंत्र को लेकर के। किसको पढ़ेंगे आज हम क्लास में पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो आइए यहाँ पे हम मैप को समझते हैं। सबसे पहले मैप में क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर एक भारत का मैप बनाया है और भारत में आपको कुछ नदियां दिखाई दे रही हैं। तो इसमें से जो आपको ये बड़ी वाली नदी दिखाई दे रही है इस तरीके से, यही नदी कौन सी है, यही नदी है आपकी सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, जो कि ना तो भारत से निकल रही है और ना ही भारत में खत्म हो रही है। ना तो भारत से निकलती है यह नदी और ना ही इसका जो अंतिम छोर होता है, अंतिम मुहाना होता है, वो भी इसका भारत में नहीं है। तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर के यहाँ पे क्या है, भारत के इस साइड क्या है आपका अरब सागर है, इस अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ नदियां बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पे एक नदी बनाई गई है, इस नदी को बोलते हैं झेलम नदी। झेलम नदी के नीचे एक नदी बनाई गई है, इस नदी को बोलते हैं चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब नदी। चिनाब नदी के नीचे आपकी रावी नदी, रावी नदी के नीचे ब्यास नदी और ब्यास नदी के नीचे सतलज नदी। यह सभी प्रमुख नदियां हैं जो कि आपकी सिंधु नदी की सभी ये क्या है, सहायक नदियां हैं और बहुत बड़ी नदियां हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाती है। ये सभी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो सिंधु नदी की यहाँ से एकमात्र सहायक नदी है, वह है चिनाब। चिनाब नदी को यदि हम देखते हैं तो ये देखो, ये कौन सी थर्ड नंबर पे कौन सी नदी है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी इस तरीके से चली आ रही है। ये सारी नदियां किसमें मिल जाती हैं, चिनाब नदी में। और चिनाब नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट सिंधु नदी में अपना जल लेकर जाती है। चिनाब नदी एकमात्र ऐसी भारत की नदी है जो कहां पर जाके मिलती है, सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। तो आइए यहां से अब हम क्लास में एक एक चीज को करते हैं, एक एक नदी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला आता है सिंधु नदी। आपको हेडिंग डालना है सिंधु नदी। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र डालें और सिंधु नदी तंत्र के अंदर लिखना है, यह भारत में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। यदि बहाव की दृष्टि से देखा जाए, जो नदी भारत में बहती, वैसे गंगा भारत में बहने वाली, यदि लंबाई की दृष्टि से देखी जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है गंगा, लेकिन बहाव क्षेत्र इसका भारत में कम है, लेकिन यह नदी लंबाई की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत लंबी नदी है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, सिंधु नदी तंत्र, और साथ में आपको उसके नीचे लिखना है सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है उसको लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, तिब्बत है। यहाँ पे क्या है, तिब्बत है। और यह नदी कहाँ से निकल रही है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो यहाँ पे तिब्बत में आपका एक मानसरोवर पड़ता है। इस मानसरोवर के निकट, मानसरोवर से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं मानसरोवर से, 3 नदियां। मानसरोवर से ही आपकी सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। कहां से, मानसरोवर से। पर मानसरोवर में उनका स्थान अलग अलग है। मानसरोवर एक बड़ी जगह है और वहां पे एक छोटी छोटी जगह से ये नदी निकलती है। तो मानसरोवर के पास बोखरछू नामक स्थान से, कौन से स्थान से, बोखरछू नामक स्थान से आपकी कौन सी नदी निकल रही है, यह आपकी सिंधु नदी। कहां से निकलती है, यह सबसे पहले लिखना है सिंधु नदी। और उद्गम में क्या लिखना है आपको, उद्गम लिखना है मानसरोवर के निकट
बोखरचू नामक स्थान से यह नदी निकलती है। इसके बाद अपने उत्तर दिशा में बहते हुए भारत में जिस जगह ये भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। दमचौक के निकट से, कहां पे? दमचौक के निकट यह भारत में इंटर करती है और इंटर करने के बाद यहां पे 3 श्रेणियां दिखाई दे रही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन सी होती हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी तीनों को क्रम में दिखाया गया है। तो इनमें से जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी हैं, इन श्रेणियों के मध्य होते हुए यह कहां पे चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। और जिस स्थान से, अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा? ये हिमालय हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे हिमालय को बनाने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिमालय हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है? अब यहाँ पे हिमालय को काट करके, हिमालय क्या है? एक पर्वत है। अब इस पर्वत को इस तरीके से यहां से इसने क्या किया? काट दिया और इस पर्वत के बीच से यह निकल रही है। यहां से क्या हो रही है? ये नदी निकल रही है। हिमालय के पास यहाँ पे इसने क्या कर दिया है? एक गहरे गार्ज, ये इसको क्या बोलते हैं? गार्ज, गहरे गार्ज का निर्माण कर दिया और इस गार्ज को काटते हुए यह नदी कहां चली जा रही है? पाकिस्तान में चली जा रही है। और जो यह गार्ज का निर्माण करती है, इस गार्ज को बोलते हैं सिंधु नदी गार्ज। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी गार्ज। सिंधु नदी गार्ज से होते हुए यह नदी कहां चली जा रही है? पाकिस्तान में चली जा रही है। और पाकिस्तान में कराची नाम की जगह, कहां पर? कराची, बहुत सुना होगा, कराची अधिवेशन हुआ था। कराची में जाकर के यह अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। कहां गिरा देती है? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। इसके अलावा जो चीज आपको नोट करना है वह यह है कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? तिब्बत में जो सतलज नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है? शेरमुख नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई यहां पे लिखना है आपको, सिंधु नदी की कुल लंबाई, ये सतलज नहीं है, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र में जो सिंधु नदी की जो लंबाई है वह कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी आपकी 2828 किलोमीटर। जबकि गंगा की यदि बात करें तो मात्र 2525 किलोमीटर है। मतलब यानी कि यह नदी आपकी जो है वो गंगा नदी से लंबी है। लेकिन यह नदी पूर्णतः भारत में नहीं बहती है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं कि भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाती है? गंगा नदी। पर यदि बात करते हैं हम सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो भारत में बहती है वो बहती है मात्र 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। मतलब यहाँ दमचौक से लेकर के सिंधु नदी गार्ज तक के बीच की जो इसकी लंबाई है भारत में वह कितनी है? 1114 किलोमीटर। इसके बाद आपको लिखना है सिंधु नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियों में आपको पहले नंबर पे लिखना है चिनाब, दूसरा लिखना है आपको झेलम, तीसरा लिखना है सतलज, चौथा लिखना है ब्यास और पांचवा लिखना है आपको रावी। यह 5 नदियां क्या हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं। अब इसमें से जो आपकी चिनाब नदी है, कौन सी नदी है? चिनाब नदी। तो इसका पूर्व नाम भी लिखना है। चिनाब नदी का यदि हम वेद पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो इनके नाम पे अभी जो वर्तमान नाम है उससे अलग थे। जैसे चिनाब नदी है तो चिनाब नदी को पहले अस्किनी नदी कहा जाता था। प्राचीन नाम इसका क्या है? अस्किनी नदी। इसी तरीके से झेलम को बितस्ता के नाम से सुना होगा आपने, झेलम बितस्ता का युद्ध हुआ था। तो जो बितस्ता नदी है उसका जो नया नाम है वो क्या है आपका? झेलम नदी है। इसी तरीके से जो सतलज नदी है, सतलज नदी को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था और जो रावी नदी है उसको परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये थी आपकी क्या? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सहायक नदियां कहां से निकलती है, कहां पर अपना जल गिराती है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? भारत में जब ये इंटर करती है तो किस स्थान से करती है? वो दमचौक आपको याद रखना है। और यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहते हुए
सिंधु नदी गार्ज में प्रवेश करती है और सिंधु नदी गार्ज के बाद यह कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान के कराची में पहुंच करके यह अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, सिंधु नदी समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था सिंधु नदी को लेकर के। सिंधु नदी को लेकर के क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। इस समझौते के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसको बोलते हैं सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता। यह जो समझौता था ये 1960 में हुआ था। 1960 ईस्वी में हुआ था यह समझौता। 1960 ईस्वी में किन देशों के बीच यह समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदी है, नदियों के विवाद को सुलझाने के लिए समझौते को किया गया था भारत व पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि अधिकतर ये जो नदियां हैं ये भारत और पाकिस्तान, इसका जो जल है वो कौन यूज करता है, भारत यूज करता है या फिर पाकिस्तान यूज करता है। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था, क्योंकि लगभग यदि हम ब्यास नदी को छोड़ दें तो बाकी सारी नदियां कहां पे जा रही हैं, पाकिस्तान में भी जा रही हैं। तो क्या होता है, जिस तरीके से ये नदियां हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बांध बना लेते हैं, बांध बना करके जल रोक देते हैं। इसके कारण क्या होती है, पाकिस्तान में जल की आपूर्ति हो जाती है, पाकिस्तान में पानी कम पहुंचता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या किया गया, इन नदियों के बीच में जो सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं इनको लेकर के एक समझौता किया गया 1960 में, जिसको हम सिंधु नदी समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौते में क्या किया गया, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, ऊपर की 3 नदियां कौन सी हो जाएंगी, सिंधु नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। सिंधु के नीचे आपकी झेलम नदी हो जाएगी और झेलम के नीचे आपकी चिनाब नदी हो जाएगी। ऊपर की 3 नदियां और इसी तरीके से नीचे की 3 नदियां, नीचे की 3, अब बाकी कौन सी बची, रावी बची, रावी नदी हो गई, रावी के नीचे ब्यास हो गई और ब्यास के नीचे सतलज नदी। ये 6 नदियों को लेकर के एक समझौता हुआ और इस समझौते में कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, कहां की, ऊपर की 3 नदियां सिंधु झेलम और आपकी चिनाब नदी, सिंधु झेलम और चिनाब नदी, इन 3 नदियों का 80% जल, कितना प्रतिशत, 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनका 80% जल कौन यूज करेगा, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि बचा हुआ शेष 20% जल ही भारत यूज कर पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे की 3 नदियां हैं उनको लेकर भी समझौता था, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज नदी शामिल हैं। रावी जो कि चिनाब की सहायक नदी है, ब्यास जो कि सतलज की सहायक नदी है और सतलज नदी जो कि चिनाब की सहायक नदी है। ये तीनों नदियों को लेकर भी एक समझौता हुआ और इस समझौते में कहा गया कि जो भारत है, भारत इन 3 नदियों का 80% जल यूज करेगा और 20% जल इसका पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। और यह समझौता किया गया, कब किया गया, 1960 में। तब से लेकर के यह समझौता आज भी चल रहा है, आज भी लागू है। ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज करता है और 20% जल हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद जो नीचे की 3 नदियां हैं इनका 80% जल भारत यानी कि हम यूज करते हैं और बचा हुआ जो 20% है वह कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम इन जो नदियां हैं इन सभी नदियों को एक एक करके देखेंगे, सभी नदियों को एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सभी नदियों को एक एक करके। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जो आपका जो मैप था उसे यहाँ पे बना दिया गया है, पर इसमें भारत का मानचित्र नहीं है। सभी नदियों को बनाया गया है। सबसे ऊपर सिंधु नदी को बनाया है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सभी 6 नदियों को इसमें
दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम एक एक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी के बारे में हम सब कुछ जो होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी इससे रिलेटेड था। सिंधु नदी में एक पॉइंट आपका पीछे छूट गया है, वहां पे आपकी एक और इसकी सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी। जब हमने यहाँ पे लद्दाख ट्रांस हिमालय वाला पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था क्या? काराकोरम श्रेणी और यहाँ पर लद्दाख श्रेणी के मध्य एक नदी बहती है, जो कौन सी नदी होती है? श्योक नदी। यह श्योक नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा अब जो ये नदियां हैं इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ चलते हैं तो सिंधु नदी के बाद हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? झेलम नदी पढ़ेंगे। कौन सी नदी पढ़ेंगे? झेलम नदी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यदि हम झेलम नदी को देखें तो झेलम नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल ध्यान रखना है। जब हम हिमालय को पढ़ रहे तो हिमालय में हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में हिमालय की एक घाटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कश्मीर घाटी। तो जो झेलम नदी है इसी कश्मीर घाटी से निकलती है और कश्मीर घाटी से निकलने के बाद यह अपने आगे जाते हुए जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी में अपना जल गिरा देती है। लेकिन जल गिराने से पहले यह जम्मू कश्मीर में एक झील का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर में क्या करती है? एक झील क्या होती है? जैसे कोई नदी जा रही है और कहीं कोई गड्ढा टाइप का मिल गया, उसमें उसने अपना पानी गिरा दिया और उसमें पानी वह तब तक लेके जाती है जब तक वह गड्ढा भर ना जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया है? एक गड्ढा भर गया है और यह बहुत बड़ा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? झील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? झील। तो यहाँ पे झेलम नदी ने एक झील का निर्माण कर दिया है। इस झील को बोलते हैं बुलर झील। क्या बोलते हैं? बुलर झील। क्या बोलेंगे? बुलर झील। कौन सी झील है ये आपकी? बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की बुलर झील, जो कि कहां पर है? झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर राज्य में। और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वह भी किस नदी के किनारे स्थित है? आपकी झेलम नदी के किनारे स्थित है। और इस झेलम नदी पर कुछ और परियोजनाएं हैं। जहां परियोजनाएं क्या होती है? परियोजना को समझना है। परियोजना जैसे कि कहीं पर डैम बना दिया। क्या कर दिया? डैम बना दिया और डैम में उस पानी को रोक लिया। डैम में बना करके क्या किया गया? पानी को रोक लिया जाता है और उस पानी से फिर क्या किया जाता है? बिजली को बनाया जाता है। बिजली को सिंचाई में भी उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उस पानी का यूज किया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? परियोजना बोलते हैं। तो इस झेलम नदी पर आपकी 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं? 3 नहीं है, 2 है, सॉरी। आपकी एक उरी परियोजना है जम्मू कश्मीर में और एक तुलबुल परियोजना है, ये भी आपकी कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। झेलम नदी में क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले तो झेलम नदी का जो पुराना नाम है वह क्या है? आपका बितस्ता नदी है। और इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर से होता है। और बुलर झील का यह जो आपकी झेलम नदी है यह किस झील का निर्माण करती है? बुलर झील का निर्माण करती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, जो श्रीनगर है यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, इस पर झेलम नदी पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें उरी परियोजना इंपोर्टेंट है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना दोनों की दोनों परियोजनाएं किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाती हैं। ये सारी चीजें आपको कहां से याद रखना है? झेलम नदी से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। झेलम नदी के नीचे चलते हैं तो झेलम के नीचे आ जाती है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी एकमात्र भारत की ओर से नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो कि भारत की ओर से जाती है वह कौन सी है? चिनाब नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी का पुराना नाम अभी पहले बताया था, क्या बताया था? अस्कनी बताया था। और जो इसका उद्गम हो जाता है तो यहां से, यहां पे यदि हम देखें तो ये 3 नदियां कौन कौन सी? चिनाब, रावी और ब्यास। तीनों नदियों का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। और इस नदी, यह नदी क्या है? चिनाब नदी निकलती कहां से? हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद इसमें सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है वो झेलम आके मिलती है। झेलम के बाद रावी और रावी के बाद नेक्स्ट कौन सा है? सतलज नदी आके मिलती है। और इसके बाद इसकी संयुक्त धारा, इन सभी नदियों की संयुक्त धारा किस में जाकर के मिल जाती है? सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। इस चिनाब नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहली परियोजना है सलाल परियोजना।
जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। सलाल परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बगलियर परियोजना है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है दुल्हस्ती परियोजना, जो भारत और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। दुल्हस्ती परियोजना जो है यह भारत और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है, आपकी दुल्हस्ती परियोजना। और बाकी जो आपकी सलाल और बगलियर परियोजना ये पूर्णतः भारत की परियोजना है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये थी आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी के बाद नेक्स्ट चलते हैं, चिनाब के नीचे जो नदी आ जाती है वह होती है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। अभी तीन नदियां पढ़ ली है, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये तीन नदियों में हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये तीनों नदियों का 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करता है और यह डैम बना करके 20% जल भारत उपयोग करता है। इसके बाद जो तीन आपकी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इन तीन नदियों का जो जल है वो 80% जल भारत यूज करता है और 20% कौन? पाकिस्तान यूज करता है। तो इनमें से अब हम किसको पढ़ेंगे? रावी नदी को यदि हम देखते हैं तो रावी नदी का पुराना नाम सबसे पहले तो याद रखना है, रावी नदी का पुराना नाम क्या हो जाता है? परुष्णी नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? परुष्णी नदी हो जाता है। और जो इसका उद्गम हो जाता है, उद्गम कहां से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। और यह नदी डायरेक्ट कहां पर जाकर के मिलती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में ये याद रखना है कि सतलज नदी के पहले ही रावी नदी मिल जाती है। सतलज नदी के मिलने से पहले कौन सी नदी इसमें मिल जाती है? रावी नदी मिल जाती है। और रावी नदी पर भी दो महत्वपूर्ण परियोजना बनाई गई हैं, जिनमें से एक है थीन परियोजना और दूसरी कौन सी परियोजना है? चमेरा परियोजना। कौन सी परियोजना हो जाएगी? चमेरा परियोजना हो जाएगी। अब इसमें से जो आपकी थीन परियोजना है यह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और वहीं चमेरा परियोजना की बात करते हैं तो चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना हो जाती है। जो आपकी थीन परियोजना है रावी नदी पर, यह हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, जबकि चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह कहां पे है? रावी नदी पर। रावी नदी यहाँ पे, रावी नदी में यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? पंजाब हो जाएगा और पंजाब के नीचे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पंजाब हो गया और हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों राज्यों की यह क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी आपकी? कौन सी परियोजना? आपकी चमेरा परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यह हो गई आपकी रावी नदी। रावी के बाद एक छोटी सी नदी होती है ब्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकल करके सतलज नदी पे चली जाती है और इस पर भी एक परियोजना बनाई गई है। इस पर भी एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? वह आपकी पौंग परियोजना। कौन सी परियोजना है? पौंग परियोजना। यह किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है। कहां पे है? ब्यास नदी पर है। अब यह जो आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी जब यह आपकी सतलज नदी से मिलती है तो यहां पर एक डैम बनता है। क्या बनता है? एक डैम बनता है इस सतलज नदी पे, जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज बांध। क्या बोलते हैं? हरिके बैराज बांध। सतलज नदी पे क्या है आपका? हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध है। और इसी बांध पर कहां पर है ये? जहां पर इन नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पे क्या, कौन सा बांध बनाया गया है? हरिके बैराज बांध बनाया गया है। और यहीं से एक पतली सी नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर हो जाती है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जल आपूर्ति का काम करती है। पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान में कहां पे? पश्चिम साइड में। राजस्थान का पश्चिमी वाला जैसलमेर, जो आपकी इस साइड पे जो शहर आ जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पे यह जल पहुंचाने का काम करती है इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहां से निकलती है? हरिके बैराज बांध से। और हरिके बैराज बांध को बनाया कहां पे गया है? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि संगम पे इसके क्या बनाया गया है? हरिके बैराज बांध बनाया गया है। और इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि जो राजस्थान है, राजस्थान देखा जाए तो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है वहां पर, तो वहां पे जल के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, जो वहां पे
जल आपूर्ति का काम करती है। इसके बाद आ जाती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नदी, वह है आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। सतलज नदी भी यदि हम देखें यहाँ पे, तो जहां से सिंधु नदी निकल रही है उसी के पास से कौन सी नदी निकलती है? आपकी सतलज नदी निकलती है। तो सिंधु नदी कहां से निकल रही थी? मानसरोवर में बोखरचूक से। और जो आपकी ये सतलज नदी है यह भी आपकी मानसरोवर के निकट कहां से निकलती है? यह आपके मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। कहां से? राकसताल से निकलती है। और राकसताल से निकलने के बाद यह भारत में जिस जगह पर इंटर करती है वह है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से यह भारत में इंटर करती है और भारत में इंटर करने के बाद यह आगे चली जाती है और इसमें एक इसकी सहायक नदी आकर के मिलती है, वह ब्यास नदी, और एक हरिके बैराज बांध बनता है और इसके बाद यह नदी आगे जाकर के चिनाव नदी में मिल जाती है। कहां पे मिल जाती है? चिनाव नदी में मिल जाती है। और इस पर कुछ ये परियोजनाएं हैं, जैसे आपकी भाखड़ा नागल परियोजना। ये कहां पर है? भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब में है और एक हिमाचल प्रदेश में है। और इसी तरीके से एक परियोजना है आपकी नापता झाकरी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर, हमने पहले ही बता दिया है आपको। तो ये सारी परियोजनाएं कहां पर हैं? आपकी सभी सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी की ये परियोजनाएं हो जाती हैं। तो इन नदियों को आपको इसी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, एक एक नदी को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है और इस चित्र को जरूर बना लेना है। इस चित्र में कुछ चीजें और दिखाई दे रही हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम इसको मिटा के थोड़ा सा ये चीज और समझा देते हैं। यहाँ पे एक क्षेत्र होता है आपका दोआब क्षेत्र, आपने सुना होगा दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र, इस दोआब क्षेत्र को थोड़ा सा समझना है। दोआब क्षेत्र क्या होता है? दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र कहा जाता है दो नदियों के बीच की भूमि को। दो नदियों के बीच की भूमि को लिखना है आपको। ये दो नदियों के बीच की भूमि को, बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अब यहां पर यदि हम मैप में देखते हैं तो हमें दो नदियों के बीच कुछ भूमि दिखाई दे रही है जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पेपर में आता है विशिष्ट दोआब क्षेत्र किन नदियों के मध्य स्थित है, यह रचना दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नोट भी करते जाएंगे साथ में। सबसे पहले आ जाता है, यहाँ पे नीचे से चलते हैं तो सतलज नदी, और ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी। सतलज नदी और ब्यास नदी के जो बीच का दोआब क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? सतलज और ब्यास के जो बीच का क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? विशिष्ट क्षेत्र बोला जाता है। विशिष्ट दोआब, क्या बोला जाता है? विशिष्ट दोआब बोला जाता है। इसके बाद यदि हम देखें ब्यास और रावी नदी, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? बारी बोला जाता है। ब्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बारी। इसके बाद बात करते हैं रावी और चिनाव के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो रचना बोला जाता है। रावी और चिनाव के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता है? रावी और चिनाव के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? रचना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रचना बोला जाता है। इसके बाद बात आती है चिनाव और झेलम नदी के बीच की। चिनाव नदी और झेलम नदी के बीच की, तो चिनाव और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? चिनाव और झेलम नदी के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको बोला जाता है छाछ। क्या बोला जाता है? छाछ बोला जाता है। इसके बाद आता है दोआब क्षेत्र जो कि तीन नदियों के बीच की भूमि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु नदी, यहाँ पे झेलम नदी और यहाँ पे चिनाव नदी। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी, इन तीन नदियों के जो बीच की भूमि है इसको बोला जाता है सिंधु सागर मैदान।
इसको क्या बोला जाता है? सिंधु सागर मैदान। अब यदि इसको याद करने का है तो याद करने की देखो तो थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे कुछ को याद करने के लिए। जैसे ब्यास और रावी के बीच का है तो हम यहाँ से रा ले लें और यहाँ से यदि वा ले लें तो ये क्या बन जाएगा? बारी। क्या बन गया? ये बारी। इसी तरीके से यदि यहाँ पे भी है, रा ले लिया हमने इसका और इसका चा ले लिया तो यहाँ से क्या बन गया? ये रचना बन गया। तो इन दो को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और बाकी चिनाब झेलम के बीच के क्षेत्र को छाछ आपको याद करना पड़ेगा। और सतलज और ब्यास के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बिस्ट दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो ये आपके कुछ दोआब क्षेत्र थे, दो नदियों के बीच की भूमि, या इनको मैदान भी बोलते हैं, दोआब मैदान भी बोल सकते हैं। दोआब क्षेत्र मतलब एक समतल भूमि का क्षेत्र होता है जहां पर खेती बहुत अच्छी होती है। समतल भूमि का क्षेत्र होता है जहां पे खेती करने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। इसीलिए जो आपका ये पंजाब है, पंजाब को क्या बोला जाता है? 5 नदियों की भूमि। और पंजाब में यदि आपने देखा हो तो बहुत अच्छी खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पंजाब है इसी दोआब के बीच में स्थित है। पंजाब क्या है? इसी दोआब क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो जो भूमि है यहाँ पे कृषि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो दोआब क्षेत्र आपको ये याद रखने हैं। ये था आपका पूरा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो आपको ये पूरा सिंधु नदी तंत्र अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब बटन के बीच में एक बेल आइकॉन आएगा तो उसको प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।